Welcome you all to Law Sikho. So this week in our Legal Access series, in our Social Legal Affairs series, we are going to discuss about the Tribunals Reform Act of 2021. So इस week हम the Tribunals Reform Act of 2021 के बारे में पूरी एक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमने टॉपिक क्यों लिया है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गई ऑफ चैलेंजिंग ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट। इस प्ली को देखते हुए और इस कानून को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखा रिएक्ट करा है और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी साफ शब्दों में कहा है, यू कांट इनेक्ट अ लॉ कॉन्ट्री टू अ जजमेंट, की ऑलरेडी एक ऐसा लॉ आप नहीं ला सकते हैं कि जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाता हो या अपोजिट जाता हो। इस बारे में हम इस जजमेंट के बारे में हम वापस और जानेंगे आगे चल के, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो भी हम इससे जुड़े हुए जानेंगे। ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के बारे में, लेकिन ये ट्राइब्यूनल्स होते क्या है। तो अगर हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ट्राइब्यूनल जो वर्ड है ये ट्रिब्यून्स से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है मजिस्ट्रेट्स ऑफ क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। तो जब रोमन जुडिशियल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, थोड़े पुराने दौर में जाते हैं, तो वहां पे जो मजिस्ट्रेट्स हुआ करते थे उनको ट्रिब्यून्स कहते थे और वहीं से ये ट्रिब्यूनल वर्ड डिराइव हुआ है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको समझ लेते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाने इसे तो ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर या स्पेशल मुद्दों पर यहाँ पर मामले एडजुडिकेट करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हो गए या टैक्स रिलेटेड मामले हो गए या इन्वायरमेंट रिलेटेड मामले या ऐसे ही जो जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये इन मुद्दों पर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, जो एडजुडिकेटिंग ड्यूटी होती है, ये इन क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस पे होती है। किसी कानून के द्वारा ये जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया, या यहाँ पर अगर हम और एनसीएलटी को भी देख ले तो ये ट्राइब्यूनल्स है जो कि कानून पास करके बनाए गए हैं। ये बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जो कि जुडिशरी से अलग है। तो अपने आप में ये ड्यूटी एडजुडिकेटिंग एक फंक्शन होता है इनका, इसलिए ये जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है, बट ये डायरेक्टली जुडिशरी के पर्व्यू में नहीं आते हैं, जुडिशरी द्वारा नहीं बनाए गए हैं। हमारे जुडिशियल सिस्टम का हम इसे उस तौर पे पार्ट नहीं मानते हैं, इसलिए इसे क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। अब क्या कारण था कि इन ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमारे कोर्ट्स जो है, हमारी जुडिशरी जो है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है और ऐसे मामले जिसमें स्पेशल एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत है उसमें भी अगर जज एडजुडिकेट करते हैं तो उन्हें काफी समय लगता था इसको डिस्पोज करने के लिए। तो उसीलिए यहाँ पर एक स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, स्पेशल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात की। जैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड सारे मुद्दे हैं तो ये जाएगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, कंपनी से जुड़े हुए मुद्दे हैं तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो ऐसे ही इसीलिए टेक्निकल जो मैटर्स है जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्टीज की जरूरत रहती है, उसी को देखते हुए ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई। कब आया, कैसे आया, ये हम आगे जानेंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ये भी हम अंत में जानेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं इस एक्ट के बारे में, द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रेगुलेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट ऑफ 2021। ये इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 2 अगस्त को, अगले ही दिन 3 अगस्त को ये पास हो गया और उसके 6 दिन बाद राज्यसभा में भी 9 अगस्त 2021 को ये पास हो गया और फाइनली 13 अगस्त को ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया। मतलब अब ये पूरी कानून की एक शक्ल में आ गया। इसके पहले सरकार एक और ऑर्डिनेंस लेकर आई थी अप्रैल 2021 में, जो कि सेम लाइन पर आधारित था और इसी ऑर्डिनेंस को एक्चुअल में एक्ट की स्वरूप दिया गया, एक्ट का फॉर्म दिया गया इस सेशन, ये जो इस पार्लियामेंट्री सेशन में। तो चलिए जान लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन से मेन प्रोविजंस है, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहला जो बड़ा बदलाव है ये है एबोलिशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स। जो ट्राइब्यूनल्स है उनमें से बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं जिनको एबोलिश कर दिए गए हैं इस एक्ट के माध्यम से, जैसे द ट्रेडमार्क एक्ट, द कॉपीराइट एक्ट, द पेटेंट एक्ट और द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। इन चारों एक्ट के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड हुआ करता था। अब इसे एबॉलिश कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि जब इसे एबॉलिश कर दिया गया है तो इसमें जो मामले थे या अब इस बोर्ड में जो मामले आते थे वो कहाँ जाएंगे, ये सारे मामले जाएंगे हाई कोर्ट के पास में। कॉपीराइट एक्ट के संदर्भ में ये हाई कोर्ट के कमर्शियल डिवीजन या उस स्टेट में जो कमर्शियल कोर्ट रहेगा उसके पास में
जाएगा। उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अंतर्गत जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल हुआ करता था, इसके मामले अब चले जाएंगे हाई कोर्ट के पास में। उसके अलावा द कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962 के अंतर्गत कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था, इसे भी एबोलिश कर दिया गया है और ये इसके मामले भी चले जाएंगे हाई कोर्ट को। उसके अलावा द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट के मामले जाते थे द नेशनल हाईवे ट्रिब्यूनल में, ये मामले चले जाएंगे सिविल कोर्ट को। और द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1994 के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल हुआ करता था एयरपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके भी मामले सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट में बढ़ जाएंगे। अब बात आती है इसके अलावा और क्या बदलाव है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा था वो है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का, कि एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाने की बात की गई है। सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनेटेड जज रहेंगे जो इसके चेयरपर्सन होंगे। उसके अलावा सरकार के द्वारा 2 नॉमिनेटेड सेक्रेटरीज रहेंगे। उसके अलावा सीटिंग और आउटगोइंग चेयरमैन या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये इसके अगले मेंबर होंगे। उसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी इस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे। अब इसमें जो सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री है, इनके पास में वोटिंग पावर का राइट नहीं होगा। तो सेक्शन 37 ऑफ दिस एक्ट ये पावर मिला हुआ है इस कमेटी को कि वो रिकमेंड करे कि जो ट्राइब्यूनल्स है उसमें कौन चेयरमैन और मेंबर्स रहेगा, और इन्हीं की रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करे किसी भी ट्राइब्यूनल में। ये बात हो गई सेंटर के लिए। जो स्टेट के ट्राइब्यूनल है उसके लिए भी एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स हाई कोर्ट रहेंगे एज द चेयरमैन। उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन रहेंगे। उसके अलावा और 2 लोग रहेंगे इसमें, एक आउटगोइंग या सिटिंग चेयरमैन और रिटायर हाई कोर्ट जज एंड द सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो ये सेटअप रहेगा स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की सिलेक्शन कमेटी के लिए। अब इनकी जो रिकमेंडेशन रहेंगी वो स्टेट गवर्नमेंट उसके हिसाब से यहाँ पर जो मेंबर्स और चेयरमैन है किसी भी ट्राइब्यूनल में उसको अपॉइंट करेगी। इसके साथ में जो एक और पावर मिली हुई है कि ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स है और जो चेयरमैन है इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो ये भी सिलेक्शन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है उनकी रिकमेंडेशन पे सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट इन्हें रिमूव कर सकेंगी ट्राइब्यूनल मेंबर्स को। उसके अलावा टेन्योर का मुद्दा भी एक बड़ा रहा। सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि 4 ईयर का टेन्योर होगा चेयरमैन और मेंबर्स का, जो कि ट्राइब्यूनल के चेयरमैन और मेंबर्स हैं। अब चेयरमैन के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष रखी गई है, वही जो मेंबर्स है उनके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 67 ईयर्स रखी गई है। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि हमें हर जगह मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया दिखता है, लेकिन इसमें मिनिमम एज का भी रिक्वायरमेंट दिया गया है कि अगर आपको चेयरमैन या मेंबर किसी ट्राइब्यूनल का बनना है तो उसके लिए मिनिमम 50 ईयर्स का एज होना जरूरी है। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 में भी अमेंडमेंट आने वाले हैं। सेक्शन 55 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसमें सब सेक्शन 1A इंसर्ट किया गया है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही जितने भी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स कंडीशन है प्रेसिडेंट के और अदर मेंबर के ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये सारे इस नए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से गवर्न होंगे। मतलब जो सीपी एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो नेशनल कमीशन है उनके मेंबर्स और प्रेसिडेंट का क्या एम्प्लॉयमेंट टर्म्स कंडीशन रहेगा, ये सारा गवर्न होगा ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के द्वारा। उसके अलावा बात अब हम पुराने मुद्दे पे आती है कि क्यों चिढ़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट और क्या कंसर्न्स है इस एक्ट को लेकर। सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव ओवरराइडिंग है। हमने ऑलरेडी जो ऑर्डिनेंस आया था अप्रैल 2021 में उसे हमने स्ट्रक डाउन किया था, फिर आपने उसके बाद में इस लॉ को क्यों लेकर आए हैं। तो मद्रास बार एसोसिएशन केस 2021 का हुआ है। इसके अलावा रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड 2019 का केस हुआ है, जिसमें कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर एंड चेयरपर्सन को लेकर सरकार ने कानून बनाने की कोशिश की थी, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी इन 2 केसेस में।
उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसका भी आपने वॉयलेशन किया है। सेक्शन 37 ऑफ दिस एक्ट विच मैंडेट्स द रिकमेंडेशन ऑफ पैनल ऑफ 2 नेम्स ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे हमने देखा कि जो कमिटी, जो सर्च कमिटी रहेंगी, सर्च एंड कम सिलेक्शन कमिटी जो रहेंगी, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पावर रहेगी वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नामांकित मेंबर्स की रहेगी। तो यहाँ पर कौन लोग यहाँ पर अपॉइंट होंगे, इसमें जो मेन पावर रहेगा वो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाएगा, क्योंकि जो सिलेक्शन कमिटी है उसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग जो रहेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये बताया है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न भी है, कि इन सब के बाद में 16 ट्राइब्यूनल्स हमारे देश में बचने वाले हैं, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, द आर्म फोर्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स है। तो इनमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। आप इन वैकेंसी को नहीं भर रहे, उल्टा आप और ट्राइब्यूनल कम करते जा रहे हैं, जिससे जुडिशरी पे काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है। उसके अलावा डिटरमेंटल टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि इन ट्राइब्यूनल्स का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो स्पेशल सब्जेक्ट मैटर्स है उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत रहती है। तो कोई जज को इस प्रकार के मैटर डिस्पोज करने में काफी समय लगता है, क्योंकि जज को भी जो एक्सपर्टीज इतनी नहीं होती है, जो टेक्निकलिटीज है वो जज को भी समझनी पड़ती है, जिसके लिए समय लगता है डिस्पोज करने के लिए। तो इसलिए इन ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया था। अब आपने जब इन ट्राइब्यूनल्स को वापस खत्म कर दिया है, तो जो जुडिशरी का जो बर्डन है वो वापस और बढ़ने वाला है। सारे मामले आपने एक साथ करके हाईकोर्ट भेज रहे हैं या कमर्शियल सिविल कोर्ट्स भेज रहे हैं, तो इनमें लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है, जिसके चलते मामलों को निपटारा करने में और ज्यादा वक्त लगेगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। ये तो सारा मुद्दा हो गया इस रिफॉर्म एक्ट, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट का, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हमको जानना कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल्स के बारे में क्या कहता है। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ट्रिब्यूनल का ही वर्ड नहीं था, ये कंसेप्ट उस वक्त नहीं हुआ करता था। हाँ, हमारे पास में आर्टिकल 262 था, जो कि सेंटर को यह पावर देता था कि अगर कोई दो स्टेट्स है उनके बीच में अगर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट हुई तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजॉल्व कर सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिजॉल्व करने के लिए कोई बॉडी बना सकती है, कोई कमेटी बना सकती है या कोई ट्रिब्यूनल बना सकती है। लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसमें 2 न्यू आर्टिकल्स लाए गए, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। 323A में बात की गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक मुद्दे हैं इनसे रिलेटेड मामले इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे। और उसके अलावा आर्टिकल 323B होगा, जिसमें और जो दूसरे टेक्निकल मुद्दे हैं उनके लिए भी ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। तो आज जो हमको आर्म फोर्सेस के लिए ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया और जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स हो गए, ये जो दिख रहे हैं हमें, ये सारे स्पेशल मुद्दों पर है, टेक्निकल मामलों पर है। तो इनके लिए जितने भी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं उसका पावर हमें मिलता है आर्टिकल 323B से। तो चलिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो ये समाप्त होता है। उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अब हमारे देश में टोटल कितने ट्राइब्यूनल्स बने हैं। अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा, जरूर आपको इसका उत्तर पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट, हमारे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.lawschool.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।